हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी मौर्य वंश के बारे में। ठीक है। भारतीय इतिहास में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 88945924 आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश की जो स्थापना की तो सबसे पहले आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 297 ईस्वी पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ और इसने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत जो है उनका जो वर्णन है कहाँ पे मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा किसमें मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ठीक है। और इसकी रचना थी विशाखा दत्त ने गुप्त काल में की थी। तो इस तरह से ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कलोत्पन्न बताते हैं, जबकि बौद्ध और जैन साहित्य में उसे क्षत्रिय भी बताया जाता है। तो इस तरह से मुद्रा राक्षस नाटक में उसके लिए वृषल, इस नाटक में उसके लिए वृषल वृषल का मतलब क्या है? निम्न कुल। ठीक है। निम्न कुल उपनाम का प्रयोग किया जाता है या किया गया है। फिलाकर, स्ट्रैबो और जोस्टिन ने चंद्रगुप्त को स्ट्रेडोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने एड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया है। ठीक है। और सबसे पहले विलियम जोन्स नामक विद्वान ने सेंड्रोकोटस का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना भी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है और ये भारत का प्रथम ऐसा ऐतिहासिक सम्राट था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरह से ये जो था एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी क्या था? बड़ा था। ठीक है। और उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत की सर्वप्रथम राजनीतिक रूप को एकबद्ध किया था। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और
उसके बाद संधि हो जाने पर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दिया था। इसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से ही कर दिया था। तो इस तरह से सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। ठीक है, और इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य के काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का दोआब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर का भूभाग भी इसमें शामिल था। तो इस तरह से तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से ये पता चलता है कि दक्षिण भारत पर भी उसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो जैसे कि रुद्र दामन और जूनागढ़ अभिलेख जो हैं, रुद्र दामन और जूनागढ़ अभिलेख ये जो ये अभिलेख है कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और इसमें चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख भी मिलता है। इससे मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी भी मिलती है, और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उसके प्रांतीय राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। इसके बाद वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी। भद्रबाहु जैन मुनि, भद्रबाहु जैन मुनि से क्या ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा ली थी। ठीक है, और श्रवण बेलगोला में 297 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा उन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। ठीक है, तो इस तरह से कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र मौर्य वंश की राजनीति और लोक प्रशासन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करती है, मतलब उसमें मिलता है। और इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से भी की जाती है। ठीक है, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आएगा बिंदुसार। बिंदुसार 297 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हुई उसके बाद जो था उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना था। तो बिंदुसार कौन था? उत्तराधिकारी था किसका? जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका उत्तराधिकारी कौन बना? फिर बिंदुसार बना। तो यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्रघात कहते थे। ठीक है, और जबकि वायु पुराण में ये कौन कहते हैं? यूनानी लेखक जो थे बिंदुसार को अभी अमित्रघात कहते थे। जबकि वायु पुराण में क्या कहा गया? मद्रसार। और जैन ग्रंथों में क्या कहा गया? सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया? सिंहसेन। और अमित्रघात का अर्थ क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इस तरह से बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्र को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला जो थी, जैसे मैंने कौटिल्य के बारे में बताया, अर्थशास्त्र जो था जो उसने रचना की, तो उसने सूत्र के गद्य रूप संस्कृत में है। और शुरू में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। तो इस तरह से बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुशेम को भेजा गया था। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। तो इस तरह से मिस्र नरेश
फिलाडेल्फस, फिलाडेल्स, टॉलेमी द्वितीय, फिलाडेल्स, टॉलेमी द्वितीय ने डायोनेसियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था और इसकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट कौन बना उत्तराधिकारी? अशोक बना। अशोक 269, 232 ईस्वी पूर्व। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था और अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 साल तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व। और इस तरह से दीपवंश और महावंश ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या भी की थी। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, मतलब इससे पहले वह तक्षशिला अवंती का राज्यपाल भी रह चुका था। जैसे राज्याभिषेक से पहले वो उज्जैन का राज्यपाल था और इससे पहले वो कहाँ का? तक्षशिला और अवंती का राज्यपाल रहा था। तो इस तरह से अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो उसके साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का बड़ा भूभाग भी कहाँ पर था? उसके ही साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उससे जीत लिया था। और उसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। ठीक है, और कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार में अशोक को विचलित कर दिया था, जिसके बाद उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और उसके बाद बौद्ध धर्म उसने स्वीकार किया, जबकि इससे पहले वह ब्राह्मण मतानुयायी था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और अशोक बौद्ध धर्म के शाखा का अनुयायी बना था। और उस अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, और अशोक ने अपने शासनकाल में या शासनकाल के 10वें वर्ष में सबसे पहले बौद्ध गया की यात्रा की थी। और उसके बाद अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, जहां उसने रुमिनदेई स्तंभ लगवाया था। ठीक है, और अशोक और लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त भी उसने किया था। अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया था उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। क्या कहा गया? उसके उन विचारों को धम्म कहा गया है। ठीक है, और अशोक के शासनकाल से पहले बिहार यात्राओं का प्रचलन था, जिसमें मनोरंजनार्थ पशुओं का शिकार किया जाता था। तो इस तरह से अशोक ने उसके स्थान पर क्या कर दिया? फिर धम्म यात्रा का प्रावधान कर दिया।
ठीक है, धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसके या जिसमें बौद्ध तीर्थों की यात्रा तथा ब्राह्मणों के श्रमणों का वृद्धों को दान दिया जाता था। तो इस तरह से अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र की क्या की नियुक्ति की, जिसका प्रमुख कार्य था प्रजा में धम्म का प्रचार करना और कल्याणकारी कार्य करना, इनके प्रमुख कार्य थे। तो इस तरह से अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, और इसकी प्रेरणा उसने ईरानी शासक दारा प्रथम से ली थी। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों में उसे सामान्य देवान प्रिय, देवताओं का प्रिय भी कहा गया है, और भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदसी, देखने में रमणीय, सारनाथ में धर्म शोक, जबकि मास्की में अशोक तथा बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो इस तरह से कलहण की राज तरंगिणी में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, अशोक के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? मैक्सिमम उसके जो अभिलेख हैं उन्हीं से मिलती है। और अशोक ऐसा पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं? अशोक के अभिलेख, पहला आ गया दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा पृथक शिलालेख, चौथा दीर्घ स्तंभ लेख, और पांचवा लघु स्तंभ लेख। तो ये जो अभिलेख हैं ये किसके? अशोक के अभिलेख है, और अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है, और अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों में भी मिलते हैं। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, और अशोक के तक्षशिला और लघमान अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का सरेकुना अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक और ग्रीक द्विभाषी द्विलिपिक में उत्कीर्ण किया गया है, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो इस तरह से अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल का एक अधिकारी 1837 में इसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी, और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल का एक अधिकारी था,
ने 1837 में पढ़ा था। और भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? खुद को सम्राट कहा है। ठीक है। इस तरह से मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह जो था वो क्या था? मयूर था। और इस काल में आम जनता की भाषा भी कौन थी? पाली थी। स्तूप मौर्यकालीन वास्तुकला की महत्वपूर्ण देन है। और सांची में एक सारनाथ के स्तूप अशोक कालीन है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। और गया के निकट बराबर की गुफाओं को आजीविक संप्रदाय के तपस्वियों के लिए बनवाया था। और इस संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसल थे, जो गौतम बुद्ध व महावीर के समकालीन थे। और ये संप्रदाय नियति के सिद्धांत को मानता है। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य का जो पतन है उसके बारे में शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? मौर्य साम्राज्य का जो पतन था, अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में कुणाल, संप्रति, दशरथ तथा बृहदत्त नामक जो थे नाम प्राप्त होते हैं। तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदरथ था। ठीक है। और इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने जो थी इसकी स्थापना सॉरी मृत्यु कर दी थी। ठीक है। और कब की थी? 185 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य के पतन के जो कारण थे वो क्या थे? जैसे कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का होना। ठीक है। इसके अलावा अशोक की अहिंसावादी नीति, अशोक की अहिंसावादी नीति। इसके अलावा वित्तीय संकट का होना। इसके अलावा अति केंद्रीय या अति केंद्रीकृत शासन। इसके अलावा योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव और उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा। तो ये कारण थे इसके पतन के। ठीक है। तो इसके बाद फिर जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद मौर्योत्तर काल शुरू हुआ, जिसमें शुंग वंश आया। ठीक है। तो शुंग वंश की जो स्थापना थी, जो मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन? बृहदत्त, मैंने आपको बताया। उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कब की थी? 185 ईस्वी पूर्व। तो उसमें वही पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवादी शुंग वंश की स्थापना जो थी कर दी थी। ठीक है। तो ये था मौर्य वंश के बारे में पूरा कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है। और यहाँ तक अच्छे से आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।